हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। पिछले क्लास में आप सभी को मैंने हिंदी विषय का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न तथा बुक के बारे में समझा दिया था और मैंने यह भी बता दिया था कि हिंदी में कुल 3 किताब है। उन तीनों में से आज आप सभी बच्चों को मैं हिंदी का दिगंत भाग 2 किताब पढ़ाने के लिए आया हूँ। यानी दिगंत भाग 2 का आज मेरा पहला क्लास है। तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। आज हमें क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, जो हमारा दिगंत भाग 2 पुस्तक है, इस पुस्तक में 3 खंड आपको दिया गया है। पहला खंड है गद्य खंड, दूसरा खंड है काव्य खंड और तीसरा खंड है प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मात्र 2 खंड है। 2 खंड अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक खंड है गद्य खंड और दूसरा खंड है काव्य खंड। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी बच्चों को मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा? आप सभी बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा गद्य खंड क्या है, यानी ये जो गद्य खंड है, गद्य खंड क्या होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, गद्य खंड में हम लोग कितना पाठ पढ़ेंगे? गद्य खंड में हम लोग 13 पाठ पढ़ेंगे। देखिए गद्य खंड में क्या क्या है, जैसे बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति। अब आप एक ही बात बताइए कि गद्य खंड में जो हम 13 पाठ पढ़ेंगे, तो आप पूछिएगा ना कि सर ये गद्य खंड क्या होता है। काव्य खंड में भी 13 पाठ पढ़ेंगे, जैसे करबक, पद, छप्पय। तो आप कहिएगा ना सर ये काव्य खंड क्या होता है। तो सर्वप्रथम आज आप सभी बच्चों को मैं समझाऊंगा गद्य खंड क्या होता है, पद खंड क्या होता है, गद्य खंड और पद खंड में क्या अंतर होता है। उसके बाद पाठ के लेखक का नाम बताऊंगा, पाठ के कवि के नाम बताऊंगा, पाठ का विधा के बारे में बताऊंगा, लेखक और कवि का जन्म, मृत्यु और युग काल के बारे में समझाऊंगा। तो आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से यकीन मानिए कि आपके एग्जाम बिहार बोर्ड में कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव निश्चित आपको चले आएंगे, क्योंकि इस क्लास से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। लेकिन प्रारंभ करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2025 में देंगे, उन बच्चों के लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स का फी सभी विषय के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, सभी विषय के लिए मात्र 1500 रुपये रखा गया है। लेकिन ये जो 1500 फी है 15 फरवरी तक है। कब तक है प्यारे बच्चों? 15 फरवरी तक है। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से पहले ज्वाइन कर जाए, नहीं तो 15 फरवरी के बाद फी 2000 आपको लगेंगे। ठीक है, सारा पढ़ाई ऐप पर होगा। ऐप का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा। प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है आर्ट सेंटर रोसड़ा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐप का मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स का फ़ायदा क्या है, विशेषता क्या है बच्चों? तो देखो, सभी विषय एक तो चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्रश्न उत्तर हम लोग जो प्रश्न उत्तर करवाते हैं बिहार बोर्ड 2025 के ही अनुकूल करवाते हैं। ठीक है, लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ कराया जाएगा। प्रश्न उत्तर में MVBI तथा VBI क्वेश्चन को भी चिन्हित किया जाएगा। टेस्ट का सुविधा है, स्मार्ट टेस्ट का सुविधा है, डाउट क्लास, सिलेबस को नवंबर से पहले समाप्त किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक तथा मॉडल पेपर का रिवीजन करवाया जाएगा, संडे को स्पेशल क्लास लिया जाएगा। अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार डाउट हो उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जल्द से हमारे नंबर पे, इस नंबर पे कॉल करें और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से पहले ज्वाइन करें, जिससे आपको फी कम लगे, मात्र 1500 लगे। ठीक है, चलिए। तो सर्वप्रथम हम लोग
क्या समझेंगे प्यारे बच्चों? तो सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे गद्यखंड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, गद्यखंड को गद्य भी कहा जाता है, गद्यखंड को ही क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। गद्य कहिए या गद्यखंड कहिए, बात आपका बराबर है। तो गद्यखंड का जो पहला पाठ है, पहला पाठ जिसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? पहला पाठ जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, अब बातचीत ये जो पाठ है इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आप यह देख पा रहे हैं कि जो भी विषय वस्तु है यह वाक्यों में दिया गया है। किसमें दिया गया है? वाक्यों में। जैसे देखिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। तो यह क्या है? वाक्य है। तो सबसे पहले जान लो, जो गद्यखंड होता है, जो गद्य होता है, उसमें वाक्यों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? वाक्यों का। और वाक्यों के ही माध्यम से विचार व्यक्त किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं गद्यखंड का प्रधान स्वरूप क्या होता है? विचार। यानी गद्य में हम लोग विचार को व्यक्त करते हैं। किन रूपों में? वाक्यों के माध्यम से। ठीक है, गद्य का जो रचना करता है वह लेखक कहलाता है। गद्य का रचनाकार क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? लेखक। जैसे पहला गद्य क्या है? पाठ क्या है? बातचीत। तो बातचीत के क्या होंगे? कवि होंगे कि लेखक होंगे? उत्तर क्या होगा? लेखक होंगे। इसलिए बातचीत के लेखक आपने पढ़ा होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है प्यारे बच्चों। और जो गद्य होता है, गद्य में हम लोग क्या, गद्य का पहचान क्या? गद्य का पहचान इसमें जो है, एक तो वाक्यों का प्रयोग होगा, नंबर 1। दूसरा पैराग्राफ का प्रयोग होगा। पैराग्राफ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज है, यानी जैसे ही विचार को हम त्याग करते हैं तो पैराग्राफ चेंज होता है। पैराग्राफ जिसे हिंदी में हम अनुच्छेद कहते हैं, यानी पैराग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गद्य में सामान्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। गद्य में क्या होता है? सामान्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, गद्य का स्वरूप क्या क्या होता है? गद्य का स्वरूप देखिए, कहानी हो सकता है, निबंध हो सकता है, नाटक हो सकता है, डायरी हो सकता है, एकांकी हो सकता है, भाषण हो सकता है, इत्यादि। यानी गद्य का कई आपका स्वरूप होते हैं। ठीक है, और गद्य जो होता है, अगर आप गद्य को एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो गद्य को समझना बहुत आसान होता है। आप एक बार में पढ़ करके गद्य को भली भांति समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे देखो, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्यों को दी, उनमें से एक वाक शक्ति है। कितना आसान है, हर कोई समझा कि नहीं समझा? समझा। तो गद्य को समझना क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है। लोग एक बार में पढ़ करके गद्य को समझ जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से स्वरूप जहां आप देखिएगा, यानी जो गद्य जो वाक्यों में हो, जिसमें पैराग्राफ का प्रयोग किया हो, जो विचार प्रधान हो, वह क्या कहलाएगा? वह गद्य कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी रचना जिसमें विचार प्रधान हो, क्या हो? विचार प्रधान हो, गद्य कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? गद्य कहलाता है। ठीक है, गद्य के रचनाकार लेखक कहलाते हैं। गद्य के रचनाकार क्या कहलाते हैं? लेखक। वाक्यों का प्रयोग होता है, यानी गद्य में किसका प्रयोग होता है? वाक्यों का प्रयोग होता है। वाक्यों के साथ साथ और किसका प्रयोग होता है? पैराग्राफ का भी प्रयोग होता है। ठीक है, सामान्य तथा विशेष शब्दों का भी प्रयोग होता है। गद्य में सामान्य शब्द का भी प्रयोग होता है, विशेष शब्दों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, गद्य को समझना आसान है और इसे एक बार पढ़कर समझा जा सकता है। यानी कोई भी गद्य को एक बार पढ़ेगा ना, तो भली भांति वो समझ जाएगा। ठीक है, गद्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, भाषण, पत्र आदि। ठीक, तो गद्य का विधा क्या होगा? विधा मतलब वर्ग। तो गद्य का वर्ग क्या क्या है? तो गद्य के अंतर्गत कहानी होता है, भाषण होता है, निबंध होता है, पत्र होता है, आत्मकथा होता है, डायरी होता है, एकांकी होता है, और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो गद्य क्या है? गद्य आप समझ गए। गद्य का पहचान कैसे करेंगे? सामान्य रूप से जो वाक्यों के रूप में होगा,
ठीक है, जिसमें पैराग्राफ प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, वह क्या होगा, आम भाषा में गद्य होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका गद्य है। अब इसी का ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो गद्य में जहाँ हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, पद में वाक्य का प्रयोग नहीं होगा। पद में वाक्य का प्रयोग होगा नहीं, पद में पंक्ति का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, पंक्ति। जैसे देखो, ये हमारा पद, ये पंक्तिबद्ध तरीके से है कि नहीं, लाइन बाय लाइन है कि नहीं है। लेकिन क्या तुम ही बताओ, ये मेरा लाइन बाय है, नहीं, ये मेरा लाइन बाय नहीं है। लाइन बाय कौन है, ये है। तो पद में किसका प्रयोग होता है, पद में पंक्ति का प्रयोग होता है, पद में विशेष शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। और पद के जो रचनाकार होते हैं वह कवि कहलाते हैं। पद के रचनाकार क्या कहलाते हैं, कवि कहलाते हैं। पद में भाव प्रधान होता है। जैसे गद्य में मैंने बताया ना कि विचार प्रधान होता है, और पद में कौन सा प्रधान होता है, भाव। यानी पद को पढ़ के आपको भाव को समझना पड़ता है, इसलिए पद भाव प्रधान होता है, ठीक है। पद को पढ़ के समझना बड़ा कठिन होता है। कोई भी एक बार पढ़ करके पद को नहीं समझ पाएगा। जैसे देखो, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। आप कैसे समझिएगा, एक एक शब्द को तोड़िएगा, मतलब निकालिएगा, तब जा करके आप समझिएगा ना। तो पद को समझना काफ़ी कठिन हो जाता है, लेकिन गद्य को समझना कठिन नहीं होता। गद्य को एक बार में पढ़ के समझ जाइएगा, पद को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप समझ सकते हैं। तो पद का पहचान क्या, एक तो पंक्तिबद्ध तरीके से होगा, हर एक शब्द कलात्मक होगा, ठीक है, और लयबद्ध होगा। कौन सा बद्ध होगा, लयबद्ध, ठीक है। यानी पद में हम सुरताल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सुरताल। अब जो भी आपका प्यारे बच्चों, ठीक है, जो भी आपका पंक्तिबद्ध तरीके से, अब पंक्तिबद्ध तरीके कौन कौन होगा, जैसे मान लो हमारे देश का राष्ट्रगान, हमारे देश का राष्ट्रगान, जैसे जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अब हम जो गा रहे हैं, क्या पंक्तिबद्ध गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, गा रहे हैं। क्या सुरताल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, लगा रहे हैं। तो पद में हमेशा जान लो, सुर और ताल को भी लगाया जाता है, ठीक है। यानी सुर प्रधान होता है, इन्हें सुर में गाया जाता है। और पद का उद्देश्य होता है मनोरंजन के लिए। किसके लिए, मनोरंजन के लिए, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए पद लिखा जाता है। आप प्यारे बच्चों, तुम ही बताओ, तुम लोग गाना सुनते हो कि नहीं सुनती हो। तो गाना जो आप लोग सुनते हैं वो भी तो पंक्तिबद्ध होता है, और उस पंक्ति को लाइन बाय लाइन करके सुरताल लगा करके लोग गाते हैं। जैसे हर हर शंभो शंभो, गाना है कि नहीं गाना, सुरताल लगा कि नहीं लगा, लगा, पंक्तिबद्ध है ना। तो ये भी मेरा क्या हो गया, पद हो गया। जैसे आपने कक्षा 6 में एक कविता पढ़ा सरकारी स्कूल में, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो आप लोग कक्षा 6 में कैसे याद करते होंगे, ऐसे हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी। तो सर क्या कहते होंगे, अरे बउआ तनी सुर ताल में कविता को गाओ, मज़ेदार लगेगा, अच्छा लगेगा। आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुथा जाऊं, ठीक है। तो आप पद से क्या समझ पा रहे हैं, पद एक तो पंक्तिबद्ध होता है, पद में सुरताल लगाया जाता है, पद का हर एक शब्द कलात्मक होता है, हर एक शब्द विशेष होता है, उस शब्द के जगह कोई दूसरा शब्द नहीं आ सकता है। जैसे मान लो जन गण मन अधिनायक जया है, जन का मतलब क्या होता है, जनता। क्या इस पद में जन की जगह जनता का हम प्रयोग कर सकते हैं, जनता गण मन अधिनायक जया है, कर सकते हैं, लेकिन सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए पद में, ठीक है, विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कलात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
पद के रचनाकार क्या कहलाते हैं? कवि। इसलिए जो भी पद का सृजन होता है हमेशा यह पूछा जाता है कवि का कहना है, कवि का ये कहना है, कवि का वो कहना है। और आपको जानकर हैरानी होगी अगर मैं आपसे पूछ दूं, अच्छा बताओ पहले गद आया कि पहले पद आया? तो आपको जानकर हैरानी होगा कि पहले पद आया। पहले क्या आया? पहले पद। पहले पद आया, उसके बाद ही गद आया। यानी पहले किसका विकास हुआ? पद का विकास हुआ। अब आप कहिएगा कि सर पहले पद का विकास कैसे हुआ? पर तो बड़ा मुश्किल है। तो देखो, पहले मानव ने पद का विकास किया। क्योंकि मानव जब खुद में अच्छा महसूस करता था तो मानव गुनगुनाता था। जैसे आप जब अच्छा महसूस करिएगा ना, जब आप नहाने के लिए भी जाइएगा, एक लोटा पानी उझलिएगा और कहिएगा गुनगुना रहे हैं कि नहीं गुनगुना रहे? जो मन में लाइन आया उसी में गुनगुना रहे। तो ये भी क्या हो गया? ये भी पद हो गया। तो इसलिए पहले पद का सृजन हुआ, पहले पद का विकास हुआ, उसके बाद ही गद का विकास हुआ। तो पद और गद में आप क्या समझे? गद विचार प्रधान है। विचार मतलब देखो, जैसे एक लड़का है, उस लड़का का नाम है गुलटन। क्या नाम है? गुलटन। और लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, भर दिन बकरी चढ़ाता है। तो इस पर गद क्या बनेगा? एक लड़का है जिसका नाम गुलटन है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, भर दिन बकरी चढ़ाता है। उसके पिताजी कितना कहते हैं, रे गुलटन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ता है। पिताजी कहते हैं तुम्हारे पढ़ने के लिए मैं भीख भी मांगूंगा, फिर भी तुम पढ़ो, लेकिन लड़का फिर भी नहीं पढ़ता है। ये मैंने लाइन वाक बाय वाक बोला, क्या हुआ? गद। अब इसको पद भी हम कैसे तब्दील करेंगे? इसी विचार को हम भाव में परिवर्तित करेंगे और लाइन बाय लाइन विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए सुर ताल लगा करके गाएंगे। जैसे रे गुलटन माँ पढ़ैल जो तू, बकरी चढ़ाई के की कर भी, पढ़ लिख के तू ज्ञानी बन भी, घास काट के की कर भी। पढ़ लिख के तू ज्ञानी बन भी, घास काट के की कर भी। तोरा पढ़ैल भीखो मांगबो, ए काम में शर्म केहन। रे गुलटन माँ पढ़ैल जो तू, बकरी चढ़ाई के की कर भी। तो आपने क्या देखा? एक विचार को मैंने किस प्रकार कलात्मक शब्दों के माध्यम से सुर ताल लगा करके पंक्तिबद्ध रूप में पेश किया। और आप कहिएगा वाह सर, वाह वाह वाह। तो पद में क्या होता है? पद में प्रशंसा किसी का होता है, किसी को मोटिवेट किया जाता है, मनोरंजन के लिए लिखा जाता है। मनोरंजन के लिए लिखा जाता है तब तो नहीं कहता वाह 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 क्या लिखा है, क्या गाना है, क्या दोहा है। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगा, बोहड़ी करेगा कब। तो पद आप समझ गए ना? तो पद के जो रचनाकार होंगे क्या कहलाएंगे? कवि। गद के जो रचनाकार होंगे वो क्या कहलाएंगे? लेखक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ऐसी रचना जिसमें भाव प्रधान हो, ठीक है, भाव प्रधान हो, पद कहलाते हैं। पद के रचनाकार कवि कहलाते हैं। पद के रचनाकार क्या कहलाते हैं? कवि। पद विधा की शुरुआत पहले हुई थी। पद विधा की शुरुआत सबसे पहले, यानी गद से भी पहले पद का शुरुआत हुआ था। पद पंक्तियों और छंद का प्रयोग होता है। पद में किसका प्रयोग होता है? पंक्ति का, यानी लाइन बाय लाइन छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है, पद में विशेष शब्दों मतलब कलात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पद में किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कलात्मक शब्दों का। ठीक है, पद को समझना कभी कभी कठिन होता है और एक बार पाठक को समझने में 2-3 बार पढ़ना पड़ सकता है। पद जो होता है बड़ा कठिन होता है, एक बार में पढ़ के समझ में अगर नहीं आता है तो पाठक को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, पद के अंतर्गत कविता, गीत, दोहा, संगीत, गजल, भजन आदि लिखा जाता है। यानी पद के अंतर्गत क्या क्या आएगा? पद के अंतर्गत कविता आएगा, गीत आएगा, संगीत आएगा, दोहा आएगा, भजन आएगा। ठीक है, चलिए
पद की रचनाओं को लयात्मक तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी जो पद होता है उसे हम लयात्मक तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब सुर ताल लगा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन तुम ये बताओ, क्या गद को हम सुर ताल लगा करके पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, इसे तो कभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ, इसमें कभी सुर ताल लगेगा? इसमें सुर ताल नहीं लगेगा। सुर ताल किसमें लगेगा? इसमें। सुर ताल किसमें लगेगा? इसमें। जैसे मोहम्मद ये भी कभी जोखी सुनावा, सुना जे प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत के लई, गाड़ी पिरती नैन जल भई। तो सुर ताल इसमें लगाया जा सकता है, इसमें सुर ताल लगा करके लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गद क्या होता है, पद क्या होता है, ये प्यारे बच्चों समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइए कि सर हम अभी भी नहीं समझे। तो एक बात आज स्पष्ट हो गया, जितना भी गद हम पढ़ाएंगे, गद का जो पाठ होगा उनका रचनाकार लेखक कहलाएगा, और पद के पाठ का रचनाकार कवि कहलाएगा। गद वाक्यों के रूप में होगा, पद पंक्तियों के रूप में होगा। गद में सामान्य शब्द तथा विशेष शब्द मिलेंगे, पद में कलात्मक शब्द आपको दिखाई पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। तो सर्वप्रथम आप सभी बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे? सर्वप्रथम आप सभी बच्चों को हम गद खंड पढ़ाएंगे। गद खंड में कितना पाठ? गद खंड में 13 पाठ। तो सर्वप्रथम हम गद पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पद पढ़ाएंगे। तो अब हमारा क्या आ गया? गद खंड आ गया। गद खंड में एक मैंने तालिका दे दिया है। ठीक है, इसमें कितना पाठ है प्यारे बच्चों? तो देखो, पाठ का नाम, जैसे पहला पाठ बातचीत, आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कम से कम 7 से 8 नंबर का। देखो पूछेगा, क्योंकि गद कितना है? 13 गद। तो 13 गद के बारे में हिंदी के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बातचीत पाठ के लेखक हैं, तो लेखक का नाम क्या हो गया? बालकृष्ण भाट। उसने कहा था का लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। और सदा लीला के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही के माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। परगीत और समाज के लेखक हैं रामवर सिंह। जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मल्यज। त्रिच का लेखक है उदय प्रकाश। शिक्षा का लेखक है जय कृष्ण मूर्ति। तो 13 ऑब्जेक्टिव तो इस प्रकार पूछेगा। इसके अलावा भी प्यारे बच्चों क्या क्या पूछेगा? तो इसके अलावा पूछेगा कि बातचीत पाठ का विधा है। विधा का मतलब वर्ग। तो बातचीत पाठ का विधा क्या है? निबंध। अब ये निबंध क्या होता है? तो निबंध गद का एक स्वरूप है। निबंध का मतलब हो जाता है जब किसी भी क्षेत्र में शुरू से लेकर के अंत तक क्रमबद्ध अगर हम वर्णन करेंगे, ठीक है, जब किसी भी क्षेत्र को क्रमबद्ध रूप में शुरू से लेकर के अंत तक जब हम वर्णन करते हैं तो उसका स्वरूप निबंध कहलाता है। अर्थात निबंध का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक क्रमबद्ध रूप में उसको बता दो, निबंध कहलाएगा। तो बातचीत में हम लोग क्रमबद्ध पढ़ेंगे, बातचीत कैसे करना चाहिए, बातचीत करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। बातचीत यानी शुरू से लेकर के अंत तक, ये क्या हो गया? निबंध हो गया। उसने कहा था, पूछेगा उसने कहा था पाठ का विधा, उत्तर क्या हो जाएगा? कहानी। तो कहानी का मतलब होता है कि कहानी का कोई भी भाग कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, इसमें क्रमबद्ध कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप फिल्म में देखिएगा, जैसे हीरो रहता है, हीरो को गोली लग गया, ढचकाओ, गोली खाया और हीरो मर गया, मरा नहीं, लेट गया, और वो आँख में उसका सीन चला और सीन चला, फिर उसका बचपन वाला, फिर देखो हीरो मर रहा है, लेटा हुआ है, सुतल है, कहानी देख रहा है, और सीधे कहानी शुरू हुआ बचपन का। तो मरने वाला से लेकर के सीधे बचपन आ गया, यानी कोई इसमें क्रम नहीं होता है। कहानी में कोई क्रम होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कहानी। उसी प्रकार संपूर्ण क्रांति का विधा क्या होता है? भाषण। भाषण क्या होता है? संपूर्ण क्रांति। एक नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण भारतीय नेता है, तो उन्होंने जो भी भाषण दिया
चूँकि नेता लोग क्या देते हैं, भाषण। तो उनके भाषण के आधार पर जो पाठ का रचना हुआ तो क्या कहलाया, भाषण कहलाया। ठीक, उसी प्रकार अर्धनारीश्वर ये भी क्या है, निबंध है। रोज इसका विदा ये भी क्या है, कहानी है। एक लेख और एक पत्र, देखो एक लेख और एक पत्र इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक लेख ये आपका निबंध है, एक लेख क्या है, निबंध, और एक पत्र ये क्या है, पत्र। यानी छठा जो पाठ है एक लेख एक निबंध, आधा पाठ निबंध है, आधा पाठ पत्र है। इसलिए यह आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। अगर लिखना है तो लिख दो निबंध और पत्र। निबंध कौन, एक लेख, पत्र कौन, तो पत्र। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ओ सदा नीरा ये क्या है, यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्त को ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। वृत्तांत, यात्रा वृत्त कहिए या यात्रा वृत्तांत कहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेखक जब किसी जगह जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो जो भी कुछ देखते हैं उनके आधार पर जो रचना करते हैं तो यात्रा वृत्तांत कहलाते हैं। उसके बाद सिपाही की माँ, सिपाही की माँ का स्वरूप क्या हो जाता है, एकांकी। एकांकी में एक मुख्य पात्र होते हैं। एकांकी में कितने मुख्य पात्र होते हैं, एक ही मुख्य पात्र होते हैं, और उसी पात्र के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमती रहती है। ठीक है, उसके बाद प्रगीत और समाज, ये इसका विधा क्या हो गया, ये भी निबंध हो गया। उसके बाद जूठन, जूठन क्या है, आत्मकथा। किसका आत्मकथा, दलित का आत्मकथा, इसलिए इसे आप दलित आत्मकथा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दलित आत्मकथा। ठीक, अब आत्मकथा का क्या, आत्मकथा का मतलब क्या होता है, अपना कहानी खुद से कहना अपने रूपों में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन कैसे बीता, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित थे तो उनके साथ बचपन से लेकर के क्या क्या घटना हुआ उन्होंने अपने बारे में जो भी बताया तो क्या कहलाया, आत्मकथा कहलाया। इसी प्रकार हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका विधा क्या होता है, डायरी। तो हंसते हुए अकेलापन में मलय जी प्रत्येक दिन डायरी लिखते थे, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो प्रत्येक दिन जो भी घटना घटित हुआ उनके डायरी के आधार पर जो पाठ बना उस पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसी प्रकार तिरिच, तिरिच का विधा हो जाता है कहानी। इसी प्रकार शिक्षा, शिक्षा का विधा क्या हो गया, शिक्षा शास्त्र। क्या हो गया, शिक्षा शास्त्र। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बातचीत पाठ का विधा क्या है, निबंध, कहानी, भाषण। उत्तर क्या हो जाएगा, निबंध। उसने कहा था पाठ का विधा है निबंध, कहानी, भाषण। सही क्या हो जाएगा, कहानी। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, याद कर लेना है, जान जाओ। ठीक है, उसके बाद जितने भी लेखक हैं सभी लेखक का आपको जन्म याद कर लेना है। जैसे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ, 20 जुलाई 1914। इसी प्रकार चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883। मृत्यु कब हुआ, 12 सितंबर 1922। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902। मृत्यु कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, 23 सितंबर 1908। मृत्यु कब हुआ, 24 अप्रैल 1974। इसी प्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी का जन्म कब हुआ, 7 मार्च 1911। मृत्यु कब हुआ, 7 अप्रैल 1987। इसी प्रकार भगत सिंह का जन्म कब हुआ, 7 सितंबर 1907। मृत्यु कब हुआ, 23 सितंबर 1931। ठीक है, इसी प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ, 16 जुलाई 1917। मृत्यु कब हुआ, 14 मई 1978। इसी प्रकार मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, 8 जनवरी 1925। मृत्यु कब हुआ, 3 दिसंबर 1972। इसी प्रकार नामवर सिंह का जन्म कब हुआ, 28 जुलाई 1927। मृत्यु कब हुआ, मृत्यु दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ नहीं इसका मतलब या तो इनका मृत्यु नहीं हुआ है या इनका मृत्यु हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 23 जून 1950। मृत्यु दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब या तो ये जीवित है या इनका मृत्यु हाल फिलहाल में हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका जन्म 1950 में हुआ है और अभी 2024 चल रहा है तो कितना वर्ष, तो मुश्किल से ये तो 74 साल अभी पूर्व किया है। तो 74 साल में कौन लोग मरता है, नहीं मरता है।
तो या तो इनका मृत्यु नहीं हुआ है या तो हाल फिलहाल में हुआ है, इसलिए नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसी प्रकार मल्यज जी का जन्म 1935 में हुआ और मृत्यु 26 अप्रैल 1982 में हुआ। इसी प्रकार उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ, मृत्यु नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार जय कृष्णमूर्ति का जन्म 12 सितंबर 1895 को हुआ, मृत्यु 17 फरवरी 1986 को हुआ। तो ये जन्म मृत्यु भी याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका PDF मैं ऐप पर दे दूंगा, आप ऐप से सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ये तो मेरा गद्य हो गया, अब हम चलेंगे पद पे। ठीक है, तो पद में भी प्यारे बच्चों कितना पाठ है? पद में 13 पाठ है और पद के जो रचनाकार है क्या कहलाएंगे? कवि कहलाएंगे। तो इसी प्रकार करबक पाठ के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद यानी सूरदास का पद एक हो गया, दूसरा तुलसीदास का पद हो गया। ठीक है, छप्पय के रचनाकार कौन? नावादास, यानी छप्पय के कवि कौन? नावादास। कवित के कवि कौन? भूषण। तुमुल कोलाहल कलह के कवि कौन? जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के कवि कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा के कवि कौन? शमशेर बहादुर सिंह। दंजन का चेहरा एक के कवि कौन? गजानन मानव मुक्तिबोध। अधिनायक के कवि कौन? रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन? विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत का कवि का नाम अशोक वाजपेयी। गांव के घर का कवि ज्ञानेंद्र पति। अब इसका जो है जन्म मृत्यु मैंने नहीं दिया, क्योंकि जब पद पढ़ाएंगे तब हम जन्म बताएंगे, मृत्यु बताएंगे, जन्म स्थान बताएंगे और काल भी बताएंगे या किस काल के हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा? आपका काम इन सभी को याद कर लेना, यानी पाठ का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, विधा का नाम, जन्म का नाम, मृत्यु का नाम। ऐप पर हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे घोर के पी जाइए। तो अगला पाठ में अगला जो क्लास होगा वह कौन सा क्लास होगा? अगला क्लास में आप सभी बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे? अगला क्लास में आप सभी बच्चों को हम प्रथम अध्याय बातचीत पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बातचीत, यानी अगला क्लास बातचीत का क्लास होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए 70 150 45 52। 15 फरवरी तक 1500 लग रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।